नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे तीसरे वर्ल्ड वॉर करवाने वाले नाटो गद्दारी। जी हां, नाटो का एक ऐसा देश बगावत पर उतर गया है। यह देश अमेरिका के खिलाफ जाकर इजराइल पर हमला कर सकता है। सोचिए, इस देश ने इजराइल पर अगर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा? सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका से 50 परमाणु बम छीनने की बात क्यों की जा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। तीसरा विश्व युद्ध कराने वाले नाटो के गद्दार का सच। क्या किसी ने सोचा था कि नाटो में बगावत हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि नाटो का एक देश गद्दारी करेगा? क्या किसी ने यह सोचा था कि नाटो का यह देश तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा देगा? जी हां, दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन माने जाने वाले नाटो में फूट पड़ गई है और फूट की वजह बना है इजराइल। लेकिन क्यों और कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले नाटो के उस गुनहगार का नाम सुन लीजिए जिसने 32 देशों के इस संगठन की नींव हिला दी है। इस देश का नाम है तुर्की। खुद को इस्लामिक मुल्कों के खलीफा की तरह पेश करने वाला तुर्की नाटो का बहुत बड़ा विलेन बन गया है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने पहली बार एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर इजराइल के सिर पर खून सवार हो गया है। एर्दोआन ने क्या कहा है, सुनिए जरा। हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये हास्यास्पद चीजें ना कर सके। जैसे हमने काराबाग में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। एर्दोआन के बयान के मायने समझे तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि तुर्की भी ठीक वैसा ही कर सकता है जैसा हमास ने इजराइल में घुसकर किया, जैसा रूस की सेना ने यूक्रेन में किया, या जैसा अमेरिका की सेना ने इराक या अफगानिस्तान में किया? यकीनन तुर्किश राष्ट्रपति के बयान के मायने बेहद खतरनाक हैं, जो गाजा के जंग को किसी भी हद तक ले जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एर्दोगान को ऐसा आखिर बयान देने की नौबत क्यों आ गई? क्या वो वाकई तुर्की इजराइल में घुसकर हमला करने की ताकत रखता है? और अगर ऐसा मंसूबा पाल रहा है तुर्की, तो फिर इजराइल तुर्की से कैसे निपटेगा? तुर्की के गद्दारी वाले चैप्टर पर आज बहुत बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। दरअसल तुर्की अपने ये तेवर भले ही इजराइल को दिखा रहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि तुर्की की निगाहें कहीं और वो निशाना कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा है। असल में एर्दोआन के बयान के बाद गाजा युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में 3 किरदार पैदा हो गए हैं। इसमें पहला किरदार है इजराइल, दूसरा किरदार है तुर्की और तीसरा किरदार है ईरान। जी हां, इजराइल तुर्की का वो दुश्मन है जो सामने दिख रहा है। असल में इजराइल के बहाने तुर्की ईरान को टारगेट कर रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान से तुर्की की दुश्मनी क्या है, तो इसे भी ठीक से समझ लीजिए। असल में बात दुश्मनी की नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में दबदबे की है। तुर्की ने दशकों से इस इलाके में अपना दबदबा बना रखा है। तुर्की खुद को मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा मानता रहा है। ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स की रिपोर्ट भी तुर्की को मध्य पूर्व क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बताती है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है। तुर्की के बाद मिस्र का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर ईरान को रखा गया है, जबकि चौथे नंबर पर इजराइल है।
ग्लोबल फायर पावर ने इस लिस्ट में दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य ताकत की समीक्षा 8 फैक्टर के आधार पर की है। इस फैक्टर में सेना की संख्या, संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक स्थिति को पैमाना माना गया। हर पैमाने पर अव्वल आने के बाद भी गाजा युद्ध में तुर्की पूरी तरह अलग थलग नजर आया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बनी ईरान, क्योंकि ईरान ने आगे बढ़कर न केवल इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया, बल्कि उसने खुद को मुस्लिम ममालिकों के मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट किया। यानी जो रुतबा कुछ साल पहले तक तुर्की को मिला हुआ था, ईरान ने हमास का खुला समर्थन करके तुर्की से वो रुतबा झटक लिया। दावा तो ये भी है कि हमास के अलावा ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के विद्रोही गुट हूती का भी समर्थन करता है। ईरान इन आतंकी गुटों को हथियार से लेकर फंडिंग और ट्रेनिंग तक देता है, जिसके कारण इस इलाके में ईरान ने महज कुछ साल में न केवल मजबूत पकड़ बना ली, बल्कि ट्रिपल एच के नाम इन आतंकी गुटों का समर्थन भी हासिल कर लिया। दावा किया जाता है कि ये आतंकी गुट ईरान के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का हमला भी ईरान के इशारे पर ही हुआ था। दावा है कि इसके लिए हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और फंडिंग भी ईरान ने ही की थी। बस मिडिल ईस्ट ईरान का यही बढ़ता दखल तुर्की पचा नहीं पा रहा है, लिहाजा वो ईरान से एक कदम आगे बढ़कर सीधे इजराइल में घुसकर हमले की धमकी दे रहा है, क्योंकि करीब करीब 1 साल की जंग में ईरान ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे वो इजराइल के साथ सीधा युद्ध में उलझ जाए, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है। अब सवाल यह है कि तुर्की किस ताकत से उस इजराइल को धमका रहा है जिसकी सुरक्षा में अमेरिका ने अपनी वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को इस तरह धमकाया है। गाजा युद्ध की शुरुआत में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर इजराइल ने हमास पर हमले नहीं रोके तो वो इजराइल को सबक सिखा देंगे, भले ही इजराइल के पास कितने ही न्यूक्लियर बम क्यों ना हो। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. इजराइल, तुम्हारे पास परमाणु बम है और तुम इसके जरिए धमकी दे रहे हो। हमें मालूम है और तुम्हारा अंत निकट है। तुम जितना चाहे उतना एटम बम रख सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंत तय है। İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol. आपको बता दें कि गाजा युद्ध की वजह से तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ लड़ाई का सीधा जोखिम नहीं लेना चाहता है। लेकिन ईरान को साधने से ही सही तुर्की ने इजराइल में घुसने की धमकी दी है। तो क्या अब इजराइल तुर्की का भी वही हाल करेगा जैसा उसने गाजा में हमास का किया? यकीनन अगर ऐसी नौबत आई तो नाटो के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सामरिक लिहाज से तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत सदस्य है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो यूरोप और एशिया के बीच पड़ता है, यानी एक तरह से ये ईस्ट और वेस्ट के बीच पुल का काम करता है। गाजा युद्ध में नाटो के लिए तुर्की की भूमिका भले ही अहम ना हो, मगर यूक्रेन युद्ध में तुर्की की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तुर्की ही है जो ब्लैक सी में रूस को रोकने का काम कर रहा है। दरअसल 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत तुर्की को यह अधिकार मिलता है कि वो जंग के हालत में डार्डानेल्स और बोस्पोरस से गुजरने वाले युद्धपोतों की एंट्री पर रोक लगा सकता है। खास बात ये कि इस अधिकार का इस्तेमाल करके तुर्की एक बार रूस के 6 युद्धपोतों और 1 सबमरीन को ब्लैक सी में दाखिल होने से रोक चुका है। यानी नाटो के लिए तुर्की की अहमियत बहुत ज्यादा है। तुर्की या एर्डोगन कभी भी इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की नाटो का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है और किसी भी हालत में तुर्की अपनी नेटो मेंबरशिप को खोना नहीं चाहेगा। एक और बात यह है कि दशकों से तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की। एर्दोगन की भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करें। अगर तुर्की गलती से भी इजराइल की तरफ अपनी फौज को भेजता है तो एर्दोगन का जो ये सपना है कि तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। अब सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका को इजराइल और तुर्की में से एक को चुनना पड़ा तो वो क्या करेगा?
गाजा युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका जिस तरह इजराइल के साथ खड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं कि चुनने की नौबत आई तो अमेरिका इजराइल को ही चुनेगा, क्योंकि इजराइल के पीछे वो अमेरिका की ही ताकत है जिसकी वजह से ईरान आज तक इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बता दें कि जब इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा पर हमले शुरू किए थे तो अमेरिका ने अपने तीन जंगी बेड़े खतरनाक हथियारों के साथ इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी में भेज दिए थे। जबकि पिछले कुछ सालों में नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो अमेरिका समेत पूरे नाटो को नागवार गुजरे हैं। मसलन पहला कदम, अमेरिका की नाराजगी के बावजूद तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। इसके कारण उसे अमेरिका के प्रतिबंध भी झेलने पड़े। दूसरा कदम, तुर्की लगातार रूस के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है, जबकि यूक्रेन पर हमले के बाद नाटो के तमाम देशों ने रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तीसरा कदम, तुर्की अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी गैस तेल का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ रहा है। चौथा कदम, रूस के लाखों सैलानी हर साल घूमने के लिए तुर्की जाते हैं, जिससे तुर्की के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा मिलता है। तुर्की इसे खोना नहीं चाहता है। यानी नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों की मजबूरी है, जबकि तुर्की को अपने असली हित रूस के साथ दिखाई देते हैं। वो रूस जो नाटो देशों की आंखों में सोते जागते खटकता है। ऐसे में पक्की बात यह है कि तुर्किश राष्ट्रपति का नया बयान नाटो में फूट के तौर पर देखा जा सकता है। एर्दोगन अपनी फौजों को इजराइल की तरफ भेजते हैं तो अमेरिका की जो नेवी भूमध्य सागर में है और नेटो देशों में जो अमेरिका की एयरफोर्स डिप्लॉयड हैं, वो तो तुर्की की आर्मी नेवी एयरफोर्स को रास्ते में ही धर दबोचेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। अब सवाल ये कि नाटो को नजरअंदाज करके अगर तुर्की इजराइल पर हमला कर देता है तो कौन भारी पड़ेगा? तुर्की और इजराइल के बीच में अगर युद्ध होता है तो आप समझिए कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। दरअसल एक तरफ इजराइल, एक तरफ तुर्की। आप समझिए कि एक्टिव सैनिकों की संख्या अगर बात की जाए तो इजराइल के पास है 1,70,000 के आसपास। वहीं अगर तुर्की की बात की जाए तो 3,55,000 ये एक्टिव सैनिक है जो इस वक्त सेना में मौजूद है। रिजर्व सैनिक जो कहा जाता है कि इजराइल में आपने देखा कि हर घर से सैनिक होता है और हर सभी को सेना में जाकर बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो संख्या लगभग 4,65,000 के आसपास है। और वहीं रिजर्व सैनिकों की संख्या की बात करें तुर्की में तो 3,79,000 के आसपास ये संख्या तुर्की के पास है, टर्की के पास। इसके अलावा कुल एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास इस वक्त 612 संख्या ये होती है। वहीं 1,069 संख्या है तुर्की के पास, यानी इसमें तुर्की इसमें भी 20 है। इसके अलावा फाइटर जेट की बात करें 240 की संख्या इजराइल के पास है, लेकिन 205 इसमें जो तुर्की के पास नंबर है। अटैक हेलीकॉप्टर का जिक्र है, इसमें भी तुर्की भारी है, जिनमें 48 महज इस वक्त इजराइल के पास है। लेकिन अगर तुर्की की बात करें तो 502 की संख्या नंबर इस वक्त तुर्की इस वक्त कैरी करता है। इसके अलावा युद्धक टैंक का जिक्र होता है, कौन किस पर भारी समझिए। 1,370 युद्धक टैंक इजराइल के पास है। इसके अलावा तुर्की के पास 2,231 युद्धक टैंक है, यानी इस मामले में भी तुर्की भारी है। आर्म्ड व्हीकल की अगर बात की जाए तो 43,407 इजराइल इस वक्त ये ताकत रखता है, और वहीं इससे कहीं ज्यादा 55,104 की संख्या आर्म्ड व्हीकल की तुर्की के पास है, यानी इस मामले में भी तुर्की 20 पड़ रहा है। सबमरीन की बात करें 5 जो इजराइल के पास हैं, इसमें भी ज्यादा नंबर अगर देखा जाए तो तुर्की के हिस्से में जाता है और 22 की यह संख्या है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि डिस्ट्रॉयर का जब जिक्र आता है, दोनों देशों के पास एक भी संख्या नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। और इसके अलावा फ्रिगेट की भी बात करें तो यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं, यानी ये दोनों जो है वेपन इनके पास नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर हथियार में ये सबसे बड़ा खेल यहाँ पर होता है, जो तुर्की के पास एक भी नहीं है, नाटो देशों का सदस्य है। लेकिन वहीं इजराइल का जिक्र करें तो 80 न्यूक्लियर हथियार इस वक्त इजराइल के पास हैं, यानी तमाम सैनिकों की संख्या टैंक के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ हो सकता है तुर्की भारी पड़ता है, लेकिन ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं तुर्कियों को पीछे कर देता है। आपको बता दें कि तुर्की के पास भले ही अपना परमाणु बम ना हो, मगर तुर्की के इन सरलिक में अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, जहां अमेरिका ने अपने कई खतरनाक हथियार तैनात कर रखे हैं। दावा तो ये तक किया जाता है कि तुर्की में ही अमेरिका ने अपने 50 एटम बम रखे हुए हैं। आशंका है कि अगर अमेरिका और तुर्की के बीच इजराइल को लेकर तनातनी बढ़ती है तो तुर्की में मौजूद अमेरिका के इन परमाणु बमों पर खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में जंग में अमेरिका तक कूद सकता है, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।